चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म देखा था और सबसे बातें एकदम बंद कर देंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अपने चल रहे हैं। और हमने देखा था कि मेजर प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू आता है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जल्दी बनता है। क्लियर? तो जो ज्यादा स्टेबल केटाइन होगा उसी के थ्रू अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मेजर प्रोडक्ट वहीं से आएगा। आइए इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, reactivity of alkenes. Reactivity of alkenes in EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर अपन बात करें विद HX, एक ही बात है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो तरीके से देखा जा सकता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन्स, या फिर दूसरा आप देख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कि H प्लस के जुड़ने के बाद या इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के बाद जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखना आज के बाद, रिएक्टिविटी का मतलब रेट से होता है। किससे होता है? रेट। रिएक्टिविटी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय रेट, कि कौन एल्कीन स्लो रिएक्शन करेगी, कौन एल्कीन फास्ट, इसका मतलब होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स आप दो तरीके से देख सकते हो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला किससे देख सकते हो? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन्स, और दूसरा देख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ऐसा क्यों। मान लीजिए ये दो, कोई भी एल्कीन आपके सामने, क्या है? एल्कीन। अगर इसकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो रही है, E प्लस लिख दो इलेक्ट्रोफाइल को, तो रिएक्शन आपकी इस प्रकार से आगे चलेगी। ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने पर आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड जुड़ेगा, और ऐसी साइड जुड़ेगा जहां पर आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। और आप जानते हैं यही रिएक्शन का क्या है? RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप पूरी रिएक्शन का रेट डिसाइड करेगा। कहता है इसके बाद कोई मतलब नहीं है। हमने लास्ट क्लास में डिटेल डिस्कशन इसका किया था, एनर्जी प्रोफाइल से भी देखा था। अब आप समझो, दो तरीके से मैं समझा सकता हूं। इन दिस स्टेप योर एल्कीन इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। तो कहता है एल्कीन जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये आप एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी से देख सकते हो। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल और कौन घटिया। तो उसमें आप केटाइन बनाने से बच जाएंगे, या फिर बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। दोनों से देखा जा सकता है। इसमें क्या बेनिफिट है? केटाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको केटाइन बनाकर देखना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो यहां से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन सर मैं कैसे चेक करूंगा कौन सी एल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और कौन सी एल्कीन कम न्यूक्लियोफिलिक है? मुझे तो एल्कीन्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी आती ही नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन कार्बन कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ऐसी एल्कीन जिस पर कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं लगा है, और वो आपकी इथीन होती है, क्योंकि इथीन में हाइड्रोजन होंगे नील बटे सन्नाटा, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग। फिर अगर अपन बात करें, इथीन आपकी बेटर न्यूक्लियोफिलिक होगी, बल्कि उसके जहां पर क्या लग गया होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये आपके सामने एल्कीन्स का किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। लेकिन सर पर्टिकुलर एग्जांपल ले तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सही है, हम वन बाय वन एग्जांपल्स लेंगे और चीजों को समझेंगे।
मान लीजिए अगर अपन बात करें, एक हमारे सामने ये एल्कीन गिवन है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एक एल्कीन हमारे सामने ये गिवन है, क्लियर। दूसरी एल्कीन की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये गिवन है, क्लियर। तीसरी एल्कीन की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये है, और चौथी एल्कीन की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली जब ऑप्शन नंबर 4 इंक्लूड हो जाएगा। तो इन एल्कीन्स की अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना चाहूं तो बहुत आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। आप देखिए यहां पर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल, और एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन। दोस्तों आंखें खोलें और इधर देखें, मैंने बोला था जीओसी कदम कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा, भले ही यहां से क्वेश्चंस ना आते हो, पर इसके बिना ऑर्गेनिक भी आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने एक्सट्रीम लेवल पर जीओसी को खींचा है ताकि रिएक्शंस में दिक्कत ना आए, क्लियर। आप देखो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, ये अल्फा कार्बन, तो यहां से ये CH बॉन्ड इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू प्लस एच एज वेल एज थ्रू प्लस आई। अल्काइल ग्रुप्स के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक तो प्लस एच और एक प्लस आई, दोनों से डोनेटिंग है, क्लियर। तो यहां पर इसका भी प्लस एच लगेगा और इसका भी कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इधर अगर अपन बात करें, इसका भी कैसा इफेक्ट है, प्लस एच, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस डबल बॉन्ड पर नील बटे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त अगर मैं बात करना चाहूं पर्टिकुलरली इसके केस में, तो यहां पर हेलोजन आपके दो इफेक्ट्स लगा रहा है। कितने इफेक्ट लगा रहा है, दो, ध्यान से सुनना, क्लियर। आप जितना गलत सोच सकते हो उतना गलत सोचना, क्लियर। अगर अपन प्लस आर से सोचें तो क्या क्या हो सकता है, यहां पर ये एक इफेक्ट लगाएगा, कौन सा, प्लस आर, और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जब प्लस आर लग रहा होगा तो साइमल्टेनियसली ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू माइनस आई भी लगा रहा होगा, और हेलोजन जब प्लस आर और माइनस आई दोनों लगाते हैं तो बताइए नेट इफेक्ट कौन सा होता है उनका, माइनस आई डोमिनेट करता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर ये हमारे सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि हेलोजन्स के केस में उनके प्लस आर पर उनका माइनस आई डोमिनेट करता है। तो ये डबल बॉन्ड पर ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहला, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद तीसरा। थोड़ी देर बाद देखना केटाइन में भी यही ऑर्डर आएगा। तो सबसे ज्यादा आपका ये रहेगा, सर दोनों में प्लस एच है, कैसे कंपेयर करूं, तो आप जानते हैं प्लस एच को अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, 3 और 3 6, यहां पर कितने हैं, 3, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ये हमारे सामने दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहां पर लगा हुआ है OCH3, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने लगा हुआ है कौन, NH2। क्या लगा हुआ है, NH2, और हमसे कंपेयर करवाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या करवाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। आइए हम डबल बॉन्ड पर फोकस करते हैं। बताइए यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच, सही बात है। यहां पर देखो बेंजीन के डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं होगी, हम भी जानते हैं लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बर्दाश्त, हाइड्रोजनेशन नहीं होता यहां पर। तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होगी, रिएक्शन। लेकिन आपका फिनाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस आर, कैसा लगाएगा, प्लस आर, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा होगा। आगे बात समझ में, जी हाँ। आप बताइए OCH3 भी कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस आर, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा होगा। बताइए NH2 भी कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस आर, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा होगा। आप बताइए अगर मैं प्लस आर कंपैरिजन करना चाहूं तो फिनाइल में और इन दोनों में से प्लस आर किसका ज्यादा होगा। आप जानते हैं वो लोन पेयर वाले हैं, कैसे हैं, लोन पेयर, और ये कहां से, पाई बॉन्ड से करेगा, तो उनका प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। नहीं चमक रहा तो यहां पर एक बार केटाइन बना के सोचो, ये रेजोनेंस करे और बैक बॉन्डिंग हो तो कौन सा ज्यादा स्टेबलाइजिंग है, बैक बॉन्डिंग।
तो लोन पेयर वालों का प्लस आर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्लियर? इसका मतलब इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी है, क्योंकि इसमें तो प्लस एच और उसमें प्लस आर। इन दोनों में से इसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें तो फिनाइल रिंग का प्लस आर और इसमें लोन पेयर। इन दोनों में अगर अपन बात करें OCH3 और NH2 में, यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन का, कौन इजीली डिलोकलाइज करवाएगा? नाइट्रोजन। तो ये हमारे सामने आ जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो अगर हम बात करना चाहें प्लस आर का कंपैरिजन, तो हमें मालूम होना चाहिए प्लस आर फिनाइल से ज्यादा लगता है किसका? आपके लोन पेयर वालों का। यानी कि ये जो है वो प्लस आर ज्यादा लगाते हैं एज कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप, और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। लोन पेयर वालों का प्लस आर ज्यादा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, एक और क्वेश्चन है हमसे रिएक्टिविटी की ही बात कर रहा है। एक हमारे सामने ये दिया गया है नंबर 1। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये दिया गया है नंबर 2। कौन लगा दिया गया है? NO2। आप समझ गए होंगे NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये दिया गया है, जहां पर कौन लगाया गया है? OCH3। थर्ड। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये दिया गया है, जहां पर कौन लगाया है? सिंपल CH3। और कहता है कि बताइए कौन सा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? कौन सा ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? अब आप पहले ये समझो, यहां पर होनी रिएक्शन बेंजीन के डबल बॉन्ड पर नहीं होगी। बेंजीन के डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर ही। क्लियर? तो यहां पर तो रिंग तो सभी में कॉमन है। बताओ NO2 कैसा लगाएगा? माइनस आर न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करवाएगा। यहां पर इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। यहां पर कैसा लगेगा? प्लस एच, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताओ? थर्ड। उसके बाद फोर्थ, बिल्कुल सही। उसके बाद फर्स्ट, और सबसे पीछे सेकंड। बिल्कुल सही जवाब दिया, कहीं पर कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से आप बिना केटाइन के भी बात कर सकते हो। और सोचो केटाइन बनाओगे तो यहां H प्लस जुड़ेगा, यहां पर कार्बो केटाइन प्लस आर से स्टेबलाइज होगा। तो एक ही बात है, आप केटाइन बनाने से बच जाएंगे अगर आप डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देंगे। और हैलोजेंस का नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बात हम GOC से पढ़ते आ रहे हैं, हैलोजेंस के बारे में लगातार रिपीट हो रही है। केटाइन जो हैलोजन पर करता है वो आज फिर आएगा, तो GOC की बातें तो रिपीट होती ही रहेंगी। तो कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए HX के साथ कौन सी एल्किन फास्ट रिएक्ट करेगी, तो हम आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से। इलेक्ट्रोफाइल कोई भी, उससे कद्दू फर्क पड़ने वाला, हमने तो सीधा EAR में लिख दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुलटा दिया है क्या? इधर वाले का कॉमन नेम जानते हो? विनाइल क्लोराइड। इथीन और विनाइल क्लोराइड का कंपैरिजन पूछा ही पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपका इथीन या विनाइल क्लोराइड? तो आपका इथीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। सुलटा दिया है। फिनाइल भी प्लस आर लगाता है,
लॉन पेयर भी प्लस आर लगाते हैं। किसका प्लस आर ज्यादा होता है? लॉन पेयर वालों का। आप केटाइन में भी देख सकते हैं, लॉन पेयर जहां स्टेबलाइज कर रहा था उसकी स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पर आती थी आफ्टर एरोमेटिसिटी। लॉन पेयर वालों को रेजोनेंस करने के लिए कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, पर पाई बॉन्ड को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सुलटा दिया है क्या? अब तो सुलटा दिया होगा भाई। लिखेंगे जल्दी जल्दी, देखो। अब सुलटा दिया है। ए भाई, क्या हुआ? कैसी बातें करते हो? कोई ऐसी बात बता रहे हो कि जो बाजू वाला नहीं जानता है तो प्राउडफुली आप बोलो। दो दो कौड़ी की बातें हम करते रहते हैं, आपस में उलझते रहते हैं। तूने कुछ बोला, अब उसके दिमाग में चलता रहेगा कि इसको क्या जवाब दूं। वो यहां से डिस्ट्रैक्ट हो चुका। अब उसके दिमाग में यही है कि इसका रिप्लाई कैसे किया, फिर वो करेगा, फिर तू सोचता रहेगा पूरे अगले टाइम तक। चलिए, जो डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट का ऑर्डर आएगा, वही केटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आएगा टेक्निकली। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी से कंपेयर करते हैं तो हम केटाइन बनाने से बच जाते हैं। एक स्टेप पहले आंसर करके चले जाएंगे। नो डाउट आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी आंसर कर सकते हो। एनसीईआरटी ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आंसर किया है। हमने दोनों बातें कर ली हैं। रिएक्शंस में बकायदा हम केटाइन बनाकर ही चलेंगे। सुलटा दिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर। जब भी हम फास्टर लिख रहे हैं मतलब कंपैरिजन हो रहा है किसी न किसी के साथ। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर, यानी कि लेस स्टेबल से जल्दी बनता है कौन? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर। अगला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्म्ड, rate of formation of carbocation, rate of formation of carbocations, rate of formation of carbocations। बताइए सबसे जल्दी कौन सा बनेगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे स्लो कौन सा बनेगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये तो हमको मालूम है, ज्यादा स्टेबल होगा जल्दी बनेगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो जिस रिएक्शन में 3 डिग्री केटाइन बन रहा होगा वो फास्ट जाएगी, जिसमें 2 डिग्री बन रहा होगा उससे। नेक्स्ट पॉइंट, इन द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, in the slow step of this reaction, in the slow step of this reaction, in the slow step of this reaction, carbocation is formed as an intermediate. In the slow step of this reaction, carbocation is formed as an intermediate. इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में कौन बना है? कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट के तौर पर। तो वो रीअरेंज वगैरह जो भी है कर सकता, हम पहले जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव रिएक्टिविटी, relative reactivity of HX in EAR, electrophilic addition reaction. Relative reactivity of HX in EAR, electrophilic addition reaction, कहता है कि सभी HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा?
आरडीएस देखो, रिएक्शन का मैकेनिज्म, वापस जाओ। क्या आरडीएस में हाइड्रोजन और हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है? दो बॉन्ड टूटे हैं, एक तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन और हैलोजन। जो भी बॉन्ड आरडीएस में टूटते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो एक एचआई रिएक्शन करे, एक एचबीआर रिएक्शन करे, एक एचसीएल रिएक्शन करे और एक एचएफ रिएक्शन करे। बताइए सबसे फास्ट कौन करेगा? एचआई। क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक है। उसके बाद एचबीआर, उसके बाद एचसीएल और सबसे स्लो एचएफ। एचएफ बहुत ही वीक एसिड होता है, H प्लस इतनी आसानी से, तो इसका देखना कई जगह पर नाम भी नहीं आएगा रिएक्शन में। नॉर्मली जब आप रिएक्शन देखोगे एचआई, एचबीआर या एचसीएल का ही रहेगा। यानी कि ये तो वही ऑर्डर आ गया है जो किसका ऑर्डर होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका ऑर्डर होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो एडिशन क्या करेगा? फास्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर आया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका होता है कौन? एचआई, उसके बाद एचबीआर, उसके बाद एचसीएल और उसके बाद एचएफ। एक बात बताऊं, पूरी ऑर्गेनिक में यही ऑर्डर आएगा। जब भी एचएक्स की रिएक्टिविटी पूछे ना किसी भी रिएक्शन में, चाहे अल्कोहल के साथ पूछे, चाहे एल्कीन के साथ पूछे, चाहे ईथर के साथ पूछे, ऑर्डर यही आएगा। तो कुछ ऑर्डर तो दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। F2, Cl2, Br2 और I2। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, Cl2, Br2, I2। HI ज्यादा HBr से, HBr ज्यादा HCl से और HCl ज्यादा HF से। रीजन बदलते रहेंगे पर इनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर यही चलेंगे थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे लिखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस या गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। Give the major product of the following reactions. Give the major product of the following reactions. Give the major product of the following reactions. चलिए वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। Give the major product of the following reactions. देखिए हम वैरायटी पर ज्यादा ध्यान देंगे, ये ध्यान रखेंगे ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई मतलब, एक ही वैरायटी के 15 क्वेश्चन कर रहे हो वो तो आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। ये हमारे सामने है आइसो ब्यूटाइलिन। 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन आपसे करने को कह रहा हूं और आप खुशियां मना रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक वैरायटी का एक क्वेश्चन नोटबुक में होना चाहिए। तीन क्वेश्चंस है। नोटबुक के अंदर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्व होगा, कोई स्टेप मिसिंग नहीं होगा। क्योंकि आप सोचिए जब आप कुछ चीज भूल जाएंगे तो नोटबुक ही आपके लिए एक्सप्लेनेशन का काम करेगा। आपको किसी टीचर को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मतलब डाउट आया, नोटबुक खोली, क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से लिखा होना चाहिए। आज के हिसाब से नहीं लिखना है, 1.5-2 महीने बाद के हिसाब से लिखना है। क्योंकि आज तो सारी बातें दिमाग में तर और ताजा है। आज सोचो जिसने जीओसी में जितना अच्छा लिखा होगा रिवाइज करने में उतनी दिक्कत कम होगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, मुझे सॉल्व करने दीजिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम जानते हैं HCl में देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। आपका H किसकी फॉर्म में जाकर जुड़ेगा? H प्लस की फॉर्म में। मैं बता रहा हूं कैसे। आप जानते हैं HCl इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी आपके प्रोटिक एसिड्स होते हैं जो H प्लस दे सकते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। और पार्शियल पॉजिटिव किस पर है? हाइड्रोजन पर।
एल्कीन का नेचर हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक है। क्या शेयर करता है ये रिएक्शन में अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो हैलोजन के बारे में तो आप जानते हैं लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल लेगा। इसका मतलब आप देखो हाइड्रोजन और हैलोजन का बॉन्ड होमोलेटिकली टूट रहा है कि हिट्रोलेटिकली। तो एच रेडिकल बनेगा या एच प्लस बनेगा। तो एल्कीन पर एच एज एच प्लस जुड़ता है, प्रोटॉन की फॉर्म में जुड़ता है। क्लियर, यानी कि डबल बॉन्ड के अब किसी एक कार्बन के ऊपर आपका क्या जुड़ने वाला है, एच प्लस। तो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर दे देता हूं भाई लोगों, ये लीजिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका H प्लस इस कार्बन पर जुड़ जाए। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किए गए कि इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, H प्लस के साथ, तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने बन जाएगा। सर दूसरी प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर किए कि इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया H प्लस के साथ। अगर इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहिए, अगर इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो यहां पर H जुड़ेगा और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दो प्रोबेबिलिटी है जब आपका H प्लस जुड़ेगा। आप बताइए आप कौन से वाले कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएंगे। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर। इसका मतलब रिएक्शन यहां से नहीं, रिएक्शन यहां से। क्लियर हो गया है। यहां से जाओगे तो रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, वहां से जाओगे तो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। अब कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बन चुका है। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो, क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। जब दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिले होंगे तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बोकेटाइन बोल देगा इसको गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो आप बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक साइड जुड़ जाएगा H और एक साइड जुड़ जाएगा Cl। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद रीअरेंजमेंट और विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। पहले मुझे सॉल्व करने दीजिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहां पर फिर से देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। सर हम समझ चुके हैं एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ। जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, हैलोजन लिविंग ग्रुप होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समेट के यहां से निकल जाएगा। यानी कि यहां से अब H प्लस जुड़ने वाला है। कौन जुड़ने वाला है, H प्लस। या तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन विदाउट रीअरेंजमेंट। पहले मुझे सॉल्व करने दीजिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहां पर फिर से देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। सर हम समझ चुके हैं एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ। जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, हैलोजन लिविंग ग्रुप होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समेट के यहां से निकल जाएगा। यानी कि यहां से अब H प्लस जुड़ने वाला है। कौन जुड़ने वाला है, H प्लस। या तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर जुड़ेगा या इस कार्बन पर जुड़ेगा। उधर जोड़ो जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सर ये बात समझ चुके हैं। कौन सी बात समझ चुके हैं कि आपको जो है ना H प्लस यहां जोड़ना चाहिए। कहां जोड़ना चाहिए, यहां पर जोड़ना चाहिए और यहां केटाइन बनाना चाहिए। मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। मैंने ये केटाइन इसलिए बनाया है ताकि ये रीअरेंज हो सके, इसलिए बनाया है। नहीं भाई, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी है। मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं क्या कह रहा हूं, क्लास में भले ही 2 क्वेश्चन कम कर लो लेकिन हर वैरायटी का करो, क्लैरिटी के साथ करो, ताकि बाकी के क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। मैं यहां H जोड़ता तो ये कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं बनता। आप बताओ, 2 पॉसिबिलिटी थी कि नहीं थी। भाई ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है, लेस स्टेबल। तो मैंने ऊपर वाला कार्बोकेटाइन ऐसे नहीं बनाया है ताकि रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट मेरे दिमाग में है ही। आप जानते हैं ये वाला स्टेप आरडीएस है, इसके आगे के सारे स्टेप फास्ट है, यही डिटरमाइन करेगा रिएक्शन का रेट। तो मैं जब भी पहला केटाइन बनाऊंगा स्टेबल बनाऊंगा, मेरे दिमाग में रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। रीअरेंज होकर ये क्या बनेगा वो बाद की बात है। लेकिन मैंने इन दोनों में कंपैरिजन किया कि अगर मैं यहां H जोड़ता हूं तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। आप देख सकते हैं अल्फा H ज्यादा होंगे। क्लियर। अगर मैं यहां H जोड़ता हूं तो मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो मैं हमेशा कैसा केटाइन बनाऊंगा, स्टेबल।
इसका मतलब मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। अब केटाइन बन चुका है। अब बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम, अब सोचो रीअरेंजमेंट के बारे में, पहले मत सोचना, पहले तो स्टेबल केटाइन ही बनाना है। क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट करेगा? करेगा। बाजू वाले से इधर जाएगा कि उधर जाएगा? उधर। और उधर मिथाइल के अलावा कुछ है ही नहीं, तो 1,2 क्या देखने को मिलेगा? मिथाइल शिफ्ट। तो कभी भी आपसे डायरेक्ट रीअरेंजमेंट की बात करता ही नहीं है, रिएक्शन में अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहां से कौन सा मिथाइल भेजूं? कोई सा भी भेज दो सर, ये शिफ्ट हो जाएगा और आपका ये कार्बोकेटाइन इस कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप जानते हैं बना हुआ कार्बोकेटाइन एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन से क्या है? ज्यादा स्टेबल। पूछो और ज्यादा रीअरेंज होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता? तो बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट कर लिया इसने। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल दिस टाइम? बिहार माइनस। क्लियर? इस पर लोन पेयर आ गया है, तो ये इसको बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दिया तो बॉन्ड बन जाएगा, बिहार का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसका पॉजिटिव। दिस विल बी द ए भाई, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले वाले में बताइए क्या प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा? देखिए ये रहेगा Na प्लस और I माइनस। बताओ क्या आपकी एल्कीन I माइनस के साथ रिएक्शन कर सकता है? I माइनस के साथ शुरुआत हो सकती है? नहीं हो सकती। ये भी न्यूक्लियोफाइल, I माइनस भी न्यूक्लियोफाइल, एनायन न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये तो दोनों आपस में रिएक्ट कर ही नहीं सकते। इस रिएक्शन को जो ट्रिगर करता है वो इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। आंखें खोलो, देखो जुड़ा तो H भी है और जुड़ा तो Cl भी है, यानी कि H प्लस भी जुड़ा है एंड Cl माइनस भी, लेकिन नाम फिर भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला है। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेप है वो H प्लस की वजह से इनिशिएट हुआ है। अगर इस रिएजेंट के पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट नहीं होता तो ये रिएक्शन होती, तो ट्रिगर्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल है। एल्कीन के साथ रिएक्शन होने के लिए उकसाया किसने है? H प्लस ने, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा गया है। क्लियर? तो अगर अपन बात करना चाहें इसमें, तो I माइनस तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। Na प्लस के बारे में क्या जानते हैं? Na प्लस भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आप जानते हैं Na प्लस K प्लस आर नॉट इलेक्ट्रो, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। जब तक कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगी। सो देयर विल बी नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। अगले वाले में बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। देखिए यहां पर रहेगा Na प्लस एंड I माइनस, यहां पर आपके पास कौन है? H3PO4, या तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या जनरेट हो जाएगा? HI। दोनों की रिएक्शन से बताओ कौन जनरेट हो जाएगा? HI। आप देख सकते हो ना, NaI की रिएक्शन जब आप H3PO4 के साथ करवाओगे तो कौन बनेगा? HI। ऐसे भी नहीं ध्यान रखना चाहते तो आप जानते हैं H3PO4 तो आपका एक ऐसा एसिड होता है जो क्या दे सकता है? H प्लस, और H प्लस तो रिएक्शन को शुरू करवा देगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगा, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आप बताओ अगर इसने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो H को कहां जुड़ना चाहिए? इस कार्बन पर। H प्लस को इस कार्बन पर जुड़ना चाहिए और यहां पर बनना चाहिए कार्बोकेटाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो मोर स्टेबल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? दूसरे स्टेप में अगर अपन बात करना चाहें तो न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास पहले भी था, कौन? I माइनस, ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक, तो यहां पर हमारे सामने जुड़ा हुआ मिलेगा आयोडीन। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, H कहां चला गया? अरे भाई CH बॉन्ड को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया जाता है, दिखा दोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH बॉन्ड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया जाता। तो इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया है? इस क्वेश्चन ने यह सिखाया कि HI आपका रिएक्शन में भी बनवाया जा सकता है। क्लियर? इन दोनों के रिएक्शन से HI बन गया। अब HI आगे ऐसे रिएक्शन करता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। याद रहे इस बार हर वैरायटी का एक क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नोटबुक ऐसी होनी चाहिए कि हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर हो जाए, दिमाग में ये ना रहे कि कोई छूट ना गया हो। जनाब I माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, अगर H2SO4 होता तो कर देता। H3PO4 से I माइनस ऑक्सीडाइज
नहीं होता है। अगर आपके रिएजेंट के पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट नहीं है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। Na+ is not an electrophile. GOC में भी लिखवा रखा है, Na+, K+ are not electrophile, but Ag+ and Hg2+ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। अरे आप जानते हैं Ag ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कई बार सेंट्रल मेटल एटम का काम किया है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। लेकिन आपने कभी भी सोडियम को सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हुए नहीं देखा होगा। सोडियम और पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने में नहीं। एक्सेप्टर नहीं बनते, डोनर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने ये केटाइन ये सोचकर बनाया क्या ये रीअरेंज करेगा? नहीं, ये इसलिए बनाया कि इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए। सुलटा दिया है क्या? RDS is the formation of carbocation. रीअरेंजमेंट RDS का पार्ट नहीं है। रीअरेंज होकर केटाइन कितना भी ज्यादा स्टेबल बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आप नोटबुक में इनमें से कोई सा भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे वरना रिवीजन में दिक्कत आएगी। आप पहले थोड़ा देख देख कर एरो बनाएंगे, धीरे धीरे आप देखना अपने आप एरो बनने लगेंगे। दिस एरो रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोलने के लिए ऐसा बोलूंगा कि इसने क्या अटैक बॉन्ड बना, खटैक, पर ये अटैक खटैक नहीं दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाता है कि किसने रिएक्शन में किसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। यानी कि इन दिस स्टेप your carbocation is behaving as an electrophile and I- is behaving as a nucleophile. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। चलिए अब आगे बढ़ सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे आप साथ के साथ। पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बताओ यहां पर कैसा रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू EN डिफरेंस। और आप जानते हैं कि ये बहुत आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। एल्कीन इज गोइंग टू बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे Br यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में? Br- की फॉर्म। यानी कि आपका H+ जुड़ने वाला है।
याद रहे हमेशा ही H प्लस को ऐसे जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो मैं इधर जोड़ने वाला हूं H प्लस को और ये बनाने वाला हूं कार्बोकेटाइन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मैंने ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं यहां H प्लस जोड़ता तो यहां केटाइन बनता, जो कि एक प्राइमरी केटाइन होता, अनस्टेबल होता। तो मैंने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाया है। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, क्या ये फॉर्म्ड केटाइन अंडर दिस कंडीशन रीअरेंज करेगा? नहीं। नथिंग इज मेंशन्ड, मींस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर तभी रीअरेंज करेगा जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाए। अगर आप इसको यहां से यहां भेजेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला है रीअरेंजमेंट स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा नहीं है कि आप उकसा कर रीअरेंजमेंट करवा देंगे, हमेशा केटाइन रीअरेंज नहीं करता है। जैसे इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो अगला स्टेप बताइए, दूसरा, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस? यू विल से Br माइनस। तो ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। तो जिसने इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट करवा दिया वो क्या हो जाएगा? साफ। क्लियर? तो यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? Br। मैं सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ऑप्शन ऐसे बनाएगा कि आपको सुलटा लेगा, वो कन्विंस कर लेता है एग्जामिनर मैक्सिमम केसेस में। देखिए यहां पर अगर अपन बात करें पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जैसे ही H के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, X बोलता आप तो मेरा नेचर जानते हो, लिविंग ग्रुप, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को चुरा कर निकलने में एक्सपर्ट। तो जैसे ये जाएगा तो आपका कौन जुड़ेगा? H प्लस। अब ध्यान से देखेंगे, आंखें खोलकर यहां पर बातें करेंगे। दो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बन सकते हैं। एक कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करना चाहूं तो हमारे सामने ये बन सकता है। मैं यहां पर H जोड़ दूं और यहां पर किसकी फॉर्मेशन कर दूं? कार्बोकेटाइन। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मैं यहां पर H प्लस को जोड़ दूं और ये कार्बोकेटाइन बना दूं। ध्यान से सुनते रहना, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें आपको क्लियर करेगा। ये दो केटाइन बनाने के मेरे पास रास्ते थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मैंने H प्लस यहां जोड़ा तो यहां केटाइन बनेगा, और मैंने H प्लस यहां जोड़ा तो यहां केटाइन बनेगा। दो ही रास्ते थे। आप बताओ मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा? देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल है, 3 और 2 5। तो यहां पर 5 CH बॉन्ड है विच आर इन हाइपर कॉन्ज्यू। सही बात है कि नहीं है? आज मैंने कुछ आंसर्स भी दिए हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुकेशन पूछा गया है, जीओसी के आंसर शेयर किए हैं, तो उसमें हाइपर रिवाइज हो जाएगा आपका वापस से। इसमें अगर अपन बात करें तो दो ही आपके पास CH बॉन्ड है विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुकेशन। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना दोस्त, ये क्या बना? मोर स्टेबल। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। अब एक बच्चा मुझे अलग तरीके से कन्विंस कर रहा है कि सर एक बात सुनो, ये रीअरेंज करेगा। नो डाउट ये रीअरेंज, और सर रीअरेंज करके ऊपर वाले से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये बात भी सही है कि अगर रीअरेंज हुआ तो ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल, लेकिन ये तो तब की बात होगी ना जब ये बनेगा। ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में से इसको बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करेगी, रिएक्शन इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, रीअरेंजमेंट आरडीएस नहीं है। अब ये रीअरेंज करके चाहे कुछ भी बन जाए कोई मतलब, लेकिन इस पाथ से रिएक्शन जाना पसंद करेगी ही नहीं। रिएक्शन हमेशा पहला जो केटाइन बनेगा ना ज्यादा स्टेबल, वहीं से जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये बताओ, ये केटाइन बन गया, क्या बना हुआ केटाइन रीअरेंज करेगा? नहीं। क्या ये यहां से यहां आना पसंद करेगा? अरे यहां से यहां आता तो यही ना बना लेते हम। क्लियर? इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। अगला टास्क बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड कौन है? Br माइनस। तो ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। तो मैं इस बार इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस प्रकार से दिखा देता हूं। यहां पर CH2 रहेगा, यहां पर Br रहेगा और यहां पर CH3। अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें समझा कर गया है। आप वैरायटी कवर कीजिए।
बस इतना चेंज कर सकता है एनटीए वाला, मैंने HBr लिया है वो HI ले लेगा, HCl ले लेगा, उससे ज्यादा चेंज नहीं करने दूंगा। अगले वाले में चलें तो फिर से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ। अगले वाले में अगर अपन बात करें, फिर से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ। डबल बॉन्ड के किस साइड एडिशन करवाएंगे आप? डबल बॉन्ड के किस साइड एडिशन करवाएंगे? यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पाई अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ। अगेन यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, डबल बॉन्ड पर इस साइड आप H+ को जोड़ दें तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बोकेटाइन। दूसरा ऑप्शन, दोस्तों सारे ऑप्शन अपन साथ में लेकर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर H+ को जोड़ दें तो हमारे सामने यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बोकेटाइन। आप बताओ डबल बॉन्ड के किसी एक साइड जोड़ सकते हो आप? भाई अगर आपने H+ यहां जोड़ा तो यहां केटाइन बनेगा, और अगर आपने H+ यहां जोड़ा तो वहां केटाइन बनेगा। क्लियर? दो केटाइन बने हैं, दोनों में से आप बताओ कौन सा केटाइन ज्यादा स्टेबल है? तो GOC तो भाई कदम कदम पर साथ खड़ा है। इसीलिए मैंने बोला था जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आत्मा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक कार्बोकेटाइन आपके सामने दोस्त ये है, और एक कार्बोकेटाइन दोस्त आपके सामने ये है। विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? दिस कार्बोकेटाइन, बिकॉज लोन पेयर है बाजू में। आप कह सकते हो रेजोनेंस होगा, या फिर इस टाइप को हम क्या बोल देते हैं? बैक बॉन्डिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी हाँ। तो ये केटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम उस रास्ते से जाएंगे। बताइए बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। क्यों? कहीं और जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो दूसरा काम कार्बोकेटाइन का, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br-। तो ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। तो यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ दिखाई देगा? Br। लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जेई एडवांस ऑलरेडी हाथ साफ कर चुका है। नॉर्मली जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो जेई एडवांस के PYQ होते हैं, जो कि वो पूछ चुका होता है, लेकिन बच्चा इसमें सुलझ जाएगा एक दिन। कैसे? ऑक्सीजन का इंडक्टिव देख के सुलटेगा वो। बैक बॉन्डिंग भूल चुका होगा तब तक वो देखेगा यहां से ऑक्सीजन का -I नजदीक से ज्यादा लगेगा और यहां से कम, क्योंकि उसने क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से किए हैं। इंडक्टिव पढ़ के इंडक्टिव एप्लीकेशन की हुई है, फिर हाइपर पढ़ के हाइपर के क्वेश्चन कर लिए, रेजोनेंस पढ़ के रेजोनेंस के, इंडिविजुअली पढ़ा हुआ उसने। लेकिन हम जानते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से, उसके बाद इंडक्टिव से, और आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग केटाइन है कौन सा? पहला। क्या आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आप देखो मैंने अभी तक कोई भी रिंग एक्सपांशन का क्वेश्चन, क्योंकि नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है और हम ज्यादातर रिंग एक्सपांशन वालों पर ध्यान देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। आइए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर साथ के साथ बाजू में लिखते हुए चलेंगे तो GOC अपने आप रिवाइज होती हुई चलेगी। केटाइन की स्टेबिलिटी नहीं भूलोगे आप। अब आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने उसका आंसर गलत दिया है। आप किसी का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन खरीद लेना, जो एग्जाम्पलर ने आंसर दिए हैं वही आंसर दिए हैं, कोई चेंज नहीं किया है। अगर उसने गलत दिया है ना तो उसने भी गलत दिया है। किसी भी पब्लिकेशन का आप खरीदना, बहुत कम लोग हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करेक्शन निकाल सकते हैं, बहुत ही कम लोग। आप यूट्यूब ए भाई, आप यूट्यूब पे जाओ, सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लिमिटेड मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको भी मालूम है कहीं ना कहीं रायता फैलेगा। पेन चलाते लोग डर लेंगे कि तेरे को ये बात नहीं आती है। आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करना चाहें तो ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। क्लियर? रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? HCl के साथ। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? HCl के साथ। आइए,
अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है, आप गौर से देख सकते हो, बेंजीन में भी क्या है, पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड बाहर भी है। कौन से पाई बॉन्ड पर एडिशन होना चाहिए? आइए पहले हम बात ही कर लेते हैं बेंजीन के रिगार्डिंग। बेंजीन बोलता है अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते। मान लीजिए अगर आप इसकी रिएक्शन किसी HX के साथ करवाना चाहते हो, किसके साथ, HX के साथ, मैं सीधा एडिशन प्रोडक्ट लिख दूं क्योंकि मुझे जो समझाना है वो मैं समझा दूंगा। तो यहां पर अगर मैंने सीधा एडिशन प्रोडक्ट लिखा, एक साइड कौन जोड़ दिया, H, और दूसरी साइड कौन जोड़ दिया, X, तो आप देखिए यहां पर ये जो आपका था ये क्या था, एरोमेटिक, और एडिशन के बाद क्या बन गया है, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बोला उसकी गर्दन छोड़ दूंगा केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन देकर, सीधे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरो, जो सबसे बाद में देखना है वो सबसे पहले देखते हो। साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, बात नहीं होगी एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की। क्लियर? तो ये नॉन एरोमेटिक है। आप बताइए क्यों रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खोना चाहे? तो रिंग एडिशन रिएक्शन नहीं देता, यानी कि बेंजीन के डबल बॉन्ड के ऊपर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करवा सकते। तो क्लियर है, बाहर वाले डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होगी। क्लियर? चलिए यहां पर आपके सामने रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हेलोजन यहां से निकल लेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। अब आप जुगाड़ से भी का बात कर सकते हो कि इसको ऐसे तोड़ दो, H प्लस और Cl माइनस, पर ये ऐसे तो एनसीईआरटी भी नहीं तोड़ती भाई। आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे होंगे तो इस तरीके का जुगाड़ तो एनसीईआरटी भी नहीं लगाती है। इसको भी प्लस माइनस में तोड़ दो, इसको भी प्लस माइनस में, माइनस पे प्लस जोड़ दो, प्लस पे, नर्सरी के बच्चे जैसे रिएक्शंस करवा रहे हो। गलती से बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरोज आर नॉट करेक्टली मेंशन्ड, साहब, क्योंकि एरो तो जीवन में बनाई नहीं है। चलिए तो अगर अपन बात करें किधर जोड़ोगे आप H प्लस को, आप जानते हैं स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो मैं इस साइड H प्लस को जोड़ूंगा इस वाले डबल बॉन्ड के कार्बन पर। अगर यहां जोड़ूंगा तो केटायन यहां हो जाएगा, H प्लस जुड़ेगा, केटायन जुड़ेगा तो केटायन ही बनेगा। अच्छा ये केटायन मैंने इसलिए बनाया है ताकि रीअरेंज कर सके, नहीं नहीं ये मोर स्टेबल था, 2 ऑप्शन थे मेरे पास इसलिए मैंने इसको बनाया। तो ये केटायन इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं इधर H प्लस जोड़ता तो प्राइमरी बनता। अब बताओ कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो क्या ये रीअरेंज करेगा? करेगा दोस्त, ये रीअरेंजमेंट करेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और अगर रीअरेंजमेंट हुआ दोस्तों, क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ दोस्तों, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। बताओ बाजू वाले से कौन आएगा? आंखें खोलो और देखो, अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो इधर जाएगा या पॉजिटिव उधर जाएगा, लेकिन इधर जाने पर तो अल्फा एच कम हो जाएंगे, 3 और 5। सर क्या मतलब है, प्लस आर लग गया ना बेंजीन का, क्या हो गया अब ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या हो गया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आपने तो बोला था स्टेबिलिटी बढ़नी, कहीं से बढ़े उससे क्या मतलब है, तो अल्फा एच कम हो गए तो क्या हुए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ गया है। अब एक विडंबना की बात बताऊं, विडंबना की बात क्या है कि जब सर लोग क्वेश्चन करवाते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन विल शो रीअरेंजमेंट, तो ये केटायन लेते हैं रीअरेंजमेंट में, और जब एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आता है ना तो बोलते हैं रीअरेंज नहीं करेगा। खुद की बातों में उलझे हुए हैं, खुद की ही बातों में उलझे हुए हैं। एनजीपी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए पहली बात तो एनजीपी नीट के सिलेबस में है, एनजीपी का मतलब होता है नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, है ही नहीं। दूसरी बात वो यहां पर होगा भी नहीं। दो बातें, पहली बात सिलेबस में नहीं है, दूसरी बात वो वाली रिएक्शन यहां पर होगी भी नहीं। तो आपको बिंदास रीअरेंजमेंट के साथ जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या फर्दर रीअरेंज होना चाहेगा, रिंग के ऊपर जाना चाहेगा पॉजिटिव, कैसे, वो तो रेजोनेंस भी होना बंद हो जाएगा। तो फिर अगला काम बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस, ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, करेक्शन है उसके अंदर। यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Cl और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा H। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। हालांकि CH बॉन्ड को बताने की जरूरत नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 8 के आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन की याद आपको फिर से दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जितना मैंने लिखा है उतना लिखकर सभी के पेन डाउन होने चाहिए। एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं साफ बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, काफी एग्जाम्स में आ चुका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के तौर पर, नीट में भी आ सकता है, अभी तक बातें नहीं हुई। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया था रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इथीन वर्सेस विनाइल क्लोराइड। बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग होता है ये क्वेश्चन। सुलटा दिया है, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। क्लियर? आइए देखिए, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास दो तरीके से आपका जो है H प्लस जुड़ सकता है, हम अच्छे से जानते हैं। देर इज पार्शियल पॉजिटिव, देर इज पार्शियल, हम पहचान चुके हैं सर, HX में H जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, वहां इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो आपके एल्कीन है अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा इसके साथ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे, हैलोजन के बारे में तो जानते ही हो, तुरंत बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और निकल लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलने में एक्सपर्ट है। अब आपका H किसकी फॉर्म में जुड़ेगा? H प्लस की फॉर्म। तो यहां पर मैं नंबरिंग कर लेता हूं, दिस इज योर कार्बन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आईपैक नंबरिंग, दिस इज योर कार्बन नंबर 2। तो अगर H प्लस कार्बन नंबर 1 पर जुड़े तो अलग केटाइन बनेगा सॉरी, और कार्बन नंबर 2 पर जुड़े तो अलग केटाइन। पहले मैं कार्बन नंबर 2 पर जोड़ता हूं, अगर मैंने कार्बन नंबर 2 के ऊपर जोड़ा है किसको? H प्लस को, तो ये कार्बोकेटाइन मेरे सामने बनेगा। सही बात है कि नहीं है? अगर मैंने 1 पर जोड़ा है दोस्त, 1 पर अगर मैंने जोड़ दिया है दोस्त, तो मेरे सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर मैंने 1 पर जोड़ा है तो मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर जुड़ेगा H प्लस और ये बनेगा कार्बोकेटाइन। पहले बात मेरे ढंग से सुनेंगे, ढंग से मेरी बातों को सुनेंगे। दो कार्बोकेटाइन आपके सामने, कितने कार्बोकेटाइन हैं? एक तो ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और एक ये कार्बोकेटाइन है, ये हम ऑलरेडी जीओसी में कर चुके हैं। आप इन दोनों केटाइन में से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हैलोजन नो डाउट यहां पर प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, क्लियर, प्लस आर भी लगाएगा तो इसका साथ में माइनस आई भी लगेगा, और जब इसके दोनों इफेक्ट लगते हैं तो डोमिनेटिव इफेक्ट माइनस आई। इन केस ऑफ क्लोरीन इट्स माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इट्स प्लस आर इफेक्ट। पक्का? तो माइनस आई डोमिनेट करेगा तो नेट इफेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिलेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट मींस इट इज गोइंग टू destabilize the carbocation overall। आंखें खोल के सुन लो, क्लोरीन हमेशा कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज ही करेगा, कभी स्टेबलाइज नहीं करेगा। क्लोरीन आया है मतलब डिस्टेबलाइज करने आया है, तो इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक ये कार्बोकेटाइन है, और अगर अपन बात करना चाहें हमारे पास एक ये कार्बोकेटाइन है। दो कार्बोकेटाइन है, एक बार पूरी आंखें खोलो और देखो, ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? पूरी आंखें खोलकर देखो, इसमें एक में हैलोजन और एक में हैलोजन, हैलोजन है डिस्टेबलाइज करे, खत्म हो गए कहानी, केटाइन को स्टेबलाइज करने वाला ही। इसमें देखो दोनों में हैलोजन है, दोनों में है, तो दोनों में ही डिस्टेबलाइज कर रहा है, दोनों में ही डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब किस में ज्यादा और किस में कम, बस ये देखना है दोस्त। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हैलोजन के दो इफेक्ट लग रहे हैं, क्या? प्लस आर एंड माइनस आई, प्लस आर एंड माइनस आई। बताइए ओवरऑल क्या है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? नो डाउट डिस्टेबलाइज ही करेगा। पक्का? चलिए इधर अगर अपन बात करें तो हैलोजन का एक इफेक्ट आपको लगता हुआ नजर आएगा और वो रहेगा
माइनस आई। अब बताइए दोनों में से कहां ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग है, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में माइनस आई से कुछ ले रहा है तो प्लस आर से कुछ दे भी रहा है, लेकिन यहां तो केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही कर रहा है। तो अब सुनो कैसे ध्यान रखना है। अगर दो केटायन है, दोनों में हेलोजन मौजूद है, क्या बोला? दो केटायन है, दोनों में हेलोजन, तो वो केटायन ज्यादा स्टेबल होगा जहां हेलोजन प्लस आर लगा रहा होगा। क्या बोला मैंने? वो केटायन ज्यादा स्टेबल होगा जहां हेलोजन, तो देखो क्या हेलोजन का यहां प्लस आर लग रहा है, क्या यहां प्लस आर लग रहा है? बस सिंपल सी बात। एक केटायन ऐसा है, एक में हेलोजन है ही और एक में हेलोजन है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेबलाइज ही हो रहा होगा। यहां पर भी ओवरऑल डिस्टेबलाइजिंग है, पर इसमें लेस डिस्टेबलाइजिंग और उसमें मोर डिस्टेबलाइजिंग है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आएगा। ये शानदार क्वेश्चन बन जाता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। तो आपको लगा कि बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाली बातें तो केवल जीओसी में ही चलेंगी, ऐसा नहीं है। वापिस सुनेंगे ध्यान से। अगर आपके डबल बॉन्ड के ऊपर, कई तरीके बताऊंगा, अगर आपके डबल बॉन्ड के ऊपर कौन मौजूद है? हेलोजन। अगर आपके डबल बॉन्ड के ऊपर कौन मौजूद है? हेलोजन। तो केटाइन और रेडिकल वहां बनाना, केटाइन और रेडिकल जहां हेलोजन प्लस आर लगा सके। क्या बोला मैंने? केटाइन और रेडिकल वहां बनाना जहां हेलोजन, आप बताओ क्या इसमें हेलोजन अपना प्लस आर लगा पाएगा? बिल्कुल। यहां पर आपका दो इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस आर एंड माइनस आई, लेकिन प्लस आर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और यहां पर आपका केवल और केवल क्या लग रहा है? माइनस आई। तो हमें इस रास्ते से नहीं जाना है, हमें इस रास्ते से जाना है। क्लियर? तो ये आपके सामने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछिए क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो ये केटाइन क्या है? मोर स्टेबल। ये कार्बोकेटाइन आपका रहेगा मोर स्टेबल और ये कार्बोकेटाइन आपका क्या रहेगा? लेस स्टेबल। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। तो हम इस रास्ते से नहीं उस रास्ते जाएंगे। बताओ बना हुआ केटाइन रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। तो दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Cl माइनस। ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। दोनों Cl एक पर ही जाएंगे कि अलग अलग पर? एक पर ही। विसिनल या जेमिनल? तो यहां पर आपके सामने बनेगा जेमिनल डाइक्लोराइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? जेमिनल डाइक्लोराइड एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि जेमिनल बनेगा या विशिनल, यह ध्यान रखना है डबल बॉन्ड पर अगर हेलोजन है तो केटाइन वहां जहां हेलोजन का प्लस आर लग सके। पक्का? चलिए अभी आप वापस सुनेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहां पर साथ के साथ कर रहा हूं। ये हमारे सामने कौन है? इथीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता? HCl। तो बताओ यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता और यहां से ही हट जाता। तो बताओ अगर मैंने इस साइड पर कौन जोड़ दिया था? H, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो मुझे ये केटाइन बनाना पड़ रहा है, और ये रिएक्शन कर रहा है तो मुझे ये केटाइन बनाना पड़ रहा है। आंखें खोलो और देखो इन दोनों केटाइन में से विच केटाइन इज मोर स्टेबल? इन दोनों केटाइन में से विच केटाइन इज मोर स्टेबल? ये देखो इसकी स्टेबिलिटी, more will be the stability of carbocation, more will be reactivity in electrophilic addition। सही बात है कि नहीं है? तो आप देख लो, फिर से समझा दिया है, इथीन की रिएक्टिविटी विनाइल क्लोराइड से ज्यादा है। अगर मैं वापिस आऊं तो स्टार्टिंग में हमने ऐसी बातें की थी, ये देख लो, इथीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू विनाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी ने भी वही आंसर दिया है और आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ने भी वही आंसर दिया है। इट मींस अगर मुझसे रिएक्टिविटी की बातें करें, किसकी बातें करें? रिएक्टिविटी की बातें करें, रिएक्टिविटी इन EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यो आपकी जो इथीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू योर विनाइल क्लोराइड। क्या ये बात सही है? जी हाँ, दो तरीके से समझा दी है, एटलीस्ट अब तो आपको याद होनी चाहिए। सुलटा दीजिए। प्लस एच कॉमन है बेटा, CH3 कॉमन है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते ना अपन, जो कॉमन है वो तो।
प्लस एच से तो मैं इसी क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन जो मैंने बोला है उससे सारे क्वेश्चंस का जवाब आएगा। जो मैंने बोला है उससे सारे क्वेश्चंस का जवाब आएगा। केटाइन और रेडिकल वहां जहां हेलोजन का प्लस आ, पूरी ऑर्गेनिक में अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों, जल्दी मतलब जल्दी। ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर आएंगे किसी न किसी टाइम पर जरूर। इथीन और विनाइल क्लोराइड में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? इथीन। अभी एक और शानदार पॉइंट बताऊंगा, फिर सारा झंझट हैलोजन का क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन जरूरी नहीं है ना जिस पॉइंट से हम सोल्व कर रहे हैं उसी पॉइंट से हमें दिया जाए। स्टेटमेंट 1 दिया, इथीन इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 दिया, बिकॉज इन दिस केस द फॉर्म्ड केटाइन इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो केटाइन की स्टेबिलिटी से भी समझा सकता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी समझा सकता है, तो हमें दोनों मालूम होनी चाहिए। स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर, तो रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? ज्यादा। और हम केटाइन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आरडीएस में बन रहा है, उसी का ही फॉर्मेशन रिएक्शन का रेट लिमिटिंग स्टेप है। सुलटा दिए हो? चलिए, नोट लगाकर एक पॉइंट लिख दीजिए भाई, लिखेंगे जल्दी जल्दी। देखो, नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे। इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस, in case of halogens, reactivity is decided by minus I effect. In case of halogens, reactivity is decided by minus R effect. In case of halogens, reactivity is decided by minus I effect. Inductive minus I. In case of halogens, reactivity is decided by minus I effect. And orientation, and orientation, and orientation is decided by plus R effect. And orientation is decided by plus R effect. Halogens का दोगलापन आपको थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। And orientation is decided by plus R effect. सुनो, ये बहुत शानदार पॉइंट है, आपको कई जगह पर बचाएगा। कहता है बातें किसकी हो रही हैं? रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी की बातें कर रहे हो तो कहता है हमारा इंडक्टिव डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कहता है रेजोनेंस को इग्नोर कर दो, आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। जैसे अगर मुझे इन दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है तो बस हैलोजन का केवल क्या देखो? माइनस आई। अब आप बताओ माइनस आई से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? आर देखो ही मत कहता है, तो घटेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ये होता है पहला पॉइंट कि अगर आपको रिएक्टिविटी देखनी है, हैलोजन लगा है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो माइनस आई से देख लो। अगर माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कहीं विड्रॉइंग बढ़ा रहे होंगे तो ये रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और कहीं विड्रॉइंग घटा रहे होंगे तो ये घटा देंगे। खत्म हो गई कहानी। फिर आता है बात ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि जब कोई जुड़ेगा तो केटायन या रेडिकल कहां बनेगा। कहता है अगर डबल बॉन्ड के ऊपर हैलोजन मौजूद है तो केटायन और रेडिकल उनके प्लस आर को देखकर बनाना, मतलब केटायन वहां बनाना जहां हैलोजन का प्लस आर लग सके, रेडिकल भी वहां बनाना जहां हैलोजन का प्लस आर लग सके। यानी कि केटायन ओरिएंटेशन का मतलब है केटायन कहां बनाए या रेडिकल कहां बनाए, तो कहता है ये हमारे प्लस आर से पूछ लो, जहां प्लस आर लगाएंगे वहां बना लेना। रिएक्टिविटी कहता हमारे माइनस आई से देख लो, आपको आर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से अब आपका क्वेश्चन और भी आसान बन जाता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4।
एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, सेकेंड रिएक्शन हमारे सामने आ गई, एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लियर। ये हम कोल्ड लेते हैं, हाई टेम्परेचर पर मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अभी हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे सामने ये क्या गिवन है, एल्कीन, और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, H2SO4 के साथ। तो पहली बात तो दोस्त, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल। और इसका जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा वो बनकर आएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, H। यहां पर अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि कई बार हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो चमकता ही नहीं है बच्चे को। एनसीईआरटी की बात है तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो ही जाती है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की खास बात है, ये रहता है सोल्यूबल, सोल्यूबल इन कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो आपके H2SO4 के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल। पहले आप नोट डाउन कीजिए, इतना मैकेनिज्म भी लिखेंगे। प्रोपीन की रिएक्शन जब आपने H2SO4 के साथ करवाई तो ये प्रोडक्ट बन गया, नो डाउट इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर बना हुआ प्रोडक्ट जो आपका है ना, वो सोल्यूबल होता है किसमें, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। मैं कोल्ड क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में आ जाएगी, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। क्या हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहीं पर कोई रटने की जरूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म की, साथ के साथ मैकेनिज्म लिखते हुए चलेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ये हमारे सामने है H2SO4। देखिए H2SO4 भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्लियर, और इसका भी नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है भाई। अगर H2SO4 इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो सकता है तो H3O+ को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो पहले स्टेप के अंदर योर एल्कीन इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक्टिंग एज ए बेस, एंड H2SO4 एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल और एक्टिंग एज एन एसिड। तो एक प्रकार की एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, क्लियर। अब आप जानते हैं इसमें पोलैरिटी की बात करो तो इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। तो एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ और ये बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्शन आगे जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस की है, क्लियर। तो आपका H+ जुड़ेगा। आप बताओ आप H+ को कहां जोड़ना पसंद करोगे, इधर वाले कार्बन पर। ऐसा क्यों, ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और वहां से अगर आपने H+ हटा लिया है तो कौन बन जाएगा आपके सामने, HSO4-। HSO4- के बारे में बताऊं, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये बहुत ही ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। तो कई बार क्या होता है, इधर देखो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो रीअरेंज करेगा क्या, दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, मना ही कर देता है कि अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर है ही नहीं। तो फिर अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं किया तब केटाइन तीसरा काम करेगा, दैट इज एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ H+। ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और वहां से अगर आपने H+ हटा लिया है तो कौन बन जाएगा आपके सामने, HSO4-। HSO4- के बारे में बताऊं, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है,
ये बहुत ही ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। तो कई बार क्या होता है, इधर देखो, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो रीअरेंज करेगा क्या? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, मना ही कर देता है कि अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर है ही नहीं। तो फिर अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं किया तब केटाइन तीसरा काम करेगा, दैट इज एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ H+, यहां से H+ वापिस हटा देगा और डबल बॉन्ड एंड द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आंखें खोल के सुन लेना मेरी बात को, जब भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसे एसिड चाहिए जो केवल क्या दे सकें, H+, जिनसे केवल और केवल हमें क्या चाहिए, H+, बाकी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो ये बेहतरीन है। और ये मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में किसकी तरह इस्तेमाल में लिया जाते हैं, कैटालिस्ट, क्योंकि इनके जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे ना, जैसे H+ देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका न्यूक्लियोफाइल बनने में कोई दिलचस्पी, हाईली स्टेबल एनायन है ये। आप जानते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनना चाहता है। क्लियर? अगर कोई नहीं दिया है ऑप्शन में तो कहता है चलो अब हम रिएक्शन करनी ही पड़ेगी, पर कहता है रिएक्शन फॉरवर्ड में कम और बैकवर्ड में ज्यादा जाना पसंद करेगा, इसीलिए हम लो टेम्परेचर पर करवाते हैं, कोल्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? कोल्ड। अगर हीट दे दिया तो नो डाउट पूरी रिवर्सिबल हो जाएगी आपकी। तो अगर कोई नहीं है तो बोलता है चलो मजबूरी में हम रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन बाद में कोई आएगा तो बता देना, हम हट जाएंगे, केटाइन पर वो अटैक कर सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका कैसा होता है दोस्त, रिवर्सिबल। ये जो पूरा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। तो ये पूरा रिवर्सिबल है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई ऐसे एसिड्स चाहिए जो H+ दे सकते हैं तो H2SO4 और H3PO4 बेस्ट है, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनकर रिएक्शन को इंटरप्ट नहीं करेंगे। HX मत ले लेना, क्योंकि HX का कॉन्जुगेट बेस X- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, रिएक्शन कर जाता है वो। तो जब भी आपको कैटालिस्ट के तौर पर चाहिए इन एसिड्स का इस्तेमाल कीजिए। ये H+ देकर भूल जाते हैं, ये इनका कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन करता ही नहीं है, जल्दी सुलटाएंगे। टाइम हो गया है, जिसका हो गया वो चला गया नहीं है वो, और जिसका हो जाएगा वो भी चला जाएगा। मतलब ना निकालें, इधर ध्यान दें, इसको कंप्लीट करने दें। सुलटा दिया है। आइए आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने कोल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोल्ड, यानी कि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाना है। वैसे भी आप जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं भाई, ना अपन वैसे कुछ भी कह ले, पर इनके साथ रिएक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। इनके वेपर्स भी अगर आपने इनहेल कर लिए ना तो आपके लंग्स को सुलटा देंगे। HNO3 यानी जो भी ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं ना जहां एसिड प्रिपेयर किए जाते हैं, आप देखना कुछ सालों के बाद निपट ही जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम होकर ही रहता है, बचते ही नहीं है, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं, इनके साथ रिएक्शन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। आप सोचो अगर गलती से स्किन पर भी गिर गया, सुलटा देगा। चलिए अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि एनसीईआरटी ने जो समझाया है वो एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाहता है। भाई ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये आपके एल्कीन का जब रिएक्शन करवाया किसके साथ, H2SO4 के साथ, यही प्रोडक्ट बना है क्या? हम रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर हाई ले लिया, हीट ले लिया, तो यहां पर एलिमिनेशन हो जाता है, रिएक्शन वापिस किसकी तरफ लौट जाएगी, एल्कीन की तरफ। मैंने बताया था ना कि आपका वापिस एल्कीन भी बन सकता है, तो आपको टेम्परेचर रिएक्शन में लो ही रखना। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उसके कोल्ड का भी मतलब है एडिशन रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करवानी पड़ती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक होती है वो। ऊपर से अगर आपने गलती से इसमें क्या डाल दिया है, वाटर, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कहता है ये वापिस हट जाएगा। इधर देखो, अगर आपने अभी वाटर डाल दिया या बाद में डाल दिया तो ये कहता है मैं तो रिवर्सिबल हूं। आप बताइए ये हट गया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन। तो वाटर भी यहां पर अटैक कर सकता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये अपनी जगह छोड़ सकता है। जब भी आप इसके अंदर वाटर डालोगे, तो अभी मैं जुगाड़ से बता रहा हूं, बाद में आपको क्लियरिटी आ जाएगी। इधर वाटर से H चला जाएगा और उधर कौन चला जाएगा, OH।
और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अल्कोहल की। ये बिल्कुल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की तरह है। किसकी तरह है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की तरह है। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देता है। और क्लैरिटी लेकर आऊंगा इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जब बात करूंगा। तो ध्यान रखना, हमें हाई टेम्परेचर पर नहीं करवाना है, हाई टेम्परेचर पर करवाया। इधर ध्यान दो, ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? एक। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? एक। तो अगर मैं इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी पर बात करूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा। तो बताइए, दो मिलकर एक हो रहे हैं, तो एंट्रोपी तो कैसी है इसकी? नेगेटिव, सपोर्ट ही नहीं करता। एडिशन रिएक्शन को एंट्रोपी कभी सपोर्ट, क्योंकि दो एक होते हैं, एंट्रोपी कम हो जाती है। तो इस रिएक्शन को कौन करवा रहा होगा? एंथैल्पी। यानी कि रिएक्शन तभी हो सकती है जब क्या है? एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी। इसलिए कोल्ड लेना है H2SO4 को, कंसंट्रेटेड और हॉट नहीं लेना है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? यहां से भी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए, हालांकि इतना एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक लाइन लिख दो, फिर अपन खत्म करते हैं भाई, जरूरी है। This reaction can be used to distinguish. This reaction can be used to distinguish. This reaction can be used to distinguish alkenes from alkanes. This reaction can be used to distinguish, मतलब differentiate करने के लिए, alkenes from alkanes. एल्कीन्स और एल्केन्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कारण, क्योंकि जो आपका ये बना हुआ प्रोडक्ट है ना, ये H2SO4 में सोल्यूबल होता है। क्लियरली आपका सॉल्यूशन दिखाई देगा एकदम क्लियर। पर एल्केन्स में ऐसा नहीं होता है। एल्केन्स आपके सोल्यूबल नहीं होती हैं, किसमें? H2SO4 में। लेकिन एल्कीन्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका सोल्यूबल होता है। वहां पर भी मैंने मेंशन किया था, सोल्यूबल इन कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास।